हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज़ेनेडू क्लासेस। माय सेल्फ दिव्येंदु शेल। और मेरा नाम सुधांशु शेखर है। जैसा कि आपको पता है, जे मेन जब सेशन 1 हुआ था, तो फरवरी वाला अटेम्प्ट था, उसमें हम लोगों ने सारे पेपर के सोल्यूशंस का भी ऑथेंटिक तरीके से दिए थे और डिटेल्ड सोल्यूशन था। राइट, तो आज हम लोग फिर आए। फिर से आ चुके हैं मार्च सेशन के साथ, और बहुत सारे बच्चों ने कमेंट सेक्शन में लिखा हुआ था कि सर जल्दी से इसके आंसर कीज अपलोड करो या फिर सोल्यूशन अपडेट करो। तो आज हम लेकिन सर लोग, मुझे लगता है कि बच्चे का पेपर अच्छा ही हुआ है। हाँ, पेपर तो ये पेपर ऑब्वियसली जैसा बहुत ही लास्ट टाइम का था वैसा ही सब मोरओवर ऐसा ही है। थोड़ा सा मतलब मैं मतलब इस इवन डिफिकल्टी लेवल में मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट सिमिलर पेपर था, कुछ ऐसा बहुत मतलब डिफिकल्ट पेपर नहीं में था। डिफिकल्ट क्वेश्चन तो कुछ है ही हाँ, नहीं। लेकिन इस हम- बार जो सर मुझे एक चीज लगी है वो ये लगी है कि फैक्चुअल क्वेश्चन थोड़े कम है कंपैरेटिवली लास्ट ईयर से। बट आ रहा है थ्योरेटिकल बेस्ड। हाँ, थ्योरेटिकल बेस है, लेकिन बहुत ज्यादा फैक्ट्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे फैक्ट्स हैं जो बहुत ही जेन्युइन, बहुत ही फेमस फैक्ट्स हैं, वो आए हैं इस बार। लास्ट ईयर ऐसे फैक्ट्स आ गए थे जो कि बहुत ही इंटीरियर्स ऑफ एनसीईआरटी के अंदर दे रखा था, जो बच्चे really नहीं पढ़ते। तो इस ईयर का पेपर कंपैरेटिवली आसान है, इस सेशन का पेपर, और आई होप कि आप लोगों ने भी अच्छा किया होगा। चलो तो स्टार्ट कर लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन एंड वंस अगेन वेलकम टू जेनेडू चैनल। आप लोग अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन भी जरूर दबाना, क्योंकि बहुत ही मेहनत करते हैं बैक एंड टीम पे सारे टीचर्स आपके लिए। एंड थैंक्स टू दो स्टूडेंट्स जिसके मतलब जिन्होंने हमें क्वेश्चन दिया है और हमें हेल्प किया है ये सारे क्वेश्चन एक्यूमुलेट करने के लिए। हाँ, थैंक्स वंस अगेन। और ये सारे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मतलब हमें डेटा बहुत ही रियल नहीं मिला हुआ है। ऑब्वियसली बात है, हमने कुछ पूछा जाना, हमें लगा कि हाँ ऐसा क्वेश्चन फ्रेम हुआ होगा बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी फैक्ट्स एंड व्हाटएवर इट इज देयर। तो उसके बिहाफ पे ही हम लोगों ने क्वेश्चन फ्रेम किया है। हो सकता है डेटा थोड़े बहुत आगे पीछे हो, क्वेश्चंस भी आगे पीछे हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा आप लोग माफ कर देना। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिलते हैं आगे क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन था, जिसको बैलेंसिंग आती होगी उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था। बैलेंसिंग करना है, बैलेंसिंग में सबसे बड़ा फंडा क्या है? तो ऑब्वियसली आपको सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ता है, सारे के सारे जितने भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट है यहाँ पर। और उसके बाद क्या करना पड़ता है? ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज देखना पड़ता है, चेंज देख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तुम्हारा आंसर करेक्ट हो जाता है। और ऑक्सीजन को हम लोग वाटर से बैलेंसिंग करते हैं और हाइड्रोजन को हम लोग H+ से बैलेंसिंग करते हैं, अगर वो एसिडिक मीडियम है तो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो KMnO4 के अंदर अगर KMnO4 माइनस है तो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ही फेमस है, ये +7 होता है, बच्चों को मोस्टली याद होता है, राइट। और C2O4 के बारे में अगर मैं बात करूं तो C2O4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? तो कुछ ऐसा बनेगा, यहाँ पर तुम्हारे पास O- है, यहाँ पर O- है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O है और यहाँ पर डबल बॉन्ड O है। तो अगर अपन देखें तो कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है तुम्हारा +3। आप क्लियरली देख सकते हैं, 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड तो +3 होगा। तो यहाँ पर कार्बन जो है वो +3 पर है, ये थोड़ा सा समझने वाली बात थी। और यहाँ पे कार्बन कहाँ है बेटा? +4 पर है। दोनों में जो कार्बन के बॉन्ड से 4 ही हैं, लेकिन अंतर क्या है? एक में कार्बन कार्बन बॉन्ड है, दूसरे में कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं है। दैट इज वाई एक इज +3, अदर इज +4। अब अगर अपन देखें तो यहाँ पे +3 से +4 में कार्बन जा रहा है, एक का चेंज है, लेकिन 2 कार्बन आपके हैं C2O4 के अंदर ऑक्सलेट आयन। तो अपन क्या बोलेंगे कि 2 चेंज यहाँ पर है, अगर मैं 1 into 2 करूँ तो। और यहाँ पे देखो +7 से हम कहा जा रहे हैं? +2 पे जा रहे हैं। तो जो टोटल चेंज है वो कितने का बेटा? +5 का चेंज है, ये +5 का चेंज है। आप क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद इस जगह पे आ जाएगा 2, इस जगह पे आ जाएगा 5, राइट। तो आपके पास 2 Mn है यहाँ पर, और यहाँ पे 5 to the 10 क्या हो गए तुम्हारे पास? कार्बन हो गए। तो उसके हिसाब से हमें यहाँ भी सबको बैलेंस करना पड़ेगा। अगर 2 Mn है तो हमें यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, राइट। और अगर हमारे पास 5 to the 10 कार्बन है तो हमें यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा? 10 लगाना पड़ेगा, राइट। अब सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन की बैलेंसिंग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 4 8 ऑक्सीजन है। अगर मैं यहाँ पे देखूं 5 4 20 ऑक्सीजन है, तो टोटल मिला के हो गए 28 ऑक्सीजन। यहाँ पे 10 2 20 ऑक्सीजन है, तो मतलब 10 ऑक्सीजन की कमी है, सॉरी 8 ऑक्सीजन की कमी है। तो हमें यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 8 लगाना पड़ेगा वाटर के सामने, ताकि ऑक्सीजन बैलेंस हो जाए। अब जैसे ऑक्सीजन बैलेंस हो गया तो हम देखते हैं हाइड्रोजन के नंबर्स भी बढ़ चुके हैं। तो हमें कैसे बैलेंस करना होता है? वो एसिडिक मीडियम में तो H+ आयन ऐड करके। कितने H+ आयन आएंगे? 8 2 16। तो मैं C की जगह पे क्या लिख दूंगा? 16। तो बताओ C की वैल्यू कितनी होगी? 16। इससे आसान क्वेश्चन बैलेंसिंग के हमें ऊपर जो नहीं हो लगता है सकता। ना, हम तो बचपन से ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं कि कोई एसिडिक मीडियम में इसका इन फैक्टर 5 होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हम लेते हैं एसिडिक मीडियम में, फैक्चुअल है। 5 होता है। ये देख के मुझे तो लगता है बच्चे के मन में छपा हुआ है कि इस टाइप के रिएक्शन में 16 H+ क्या होगा। बिल्कुल करेक्ट। बहुत सारे बच्चों को मेमोरी बेस्ड भी क्वेश्चन होगा, तो उनके लिए आंसर सी है। सी आंसर क्या है? 16 है, फिर आंसर इज 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये मुझे लगता है पिछले बार भी ऑलमोस्ट हर बार आए हैं, और हमने बोला भी था डाइजोनियम इज वेरी फेमस, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे इम्पोर्टेंट है और वो बार बार पूछ रहा है डाइजोनियम सर से। तो
दिस इज अनदर रिएक्शन एनिलिन। ऑल ऑफ यू नो कि एनिलिन को अगर हम HNO2 से ट्रीट करते हैं 0 to 5 डिग्री सेल्सियस में, HNO2 यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है, बट बेसिकली आप लोग को पता होगा कि HNO2 आता है NaNO2 और HCl, बिकॉज़ HNO2 कैन नॉट बी स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज। ये ऑटो ऑक्सीडेशन होकर HNO3 में बन जाएगा, ठीक है। तो HNO2 हम इन सीटू बनाते हैं बाई HCl एंड NaNO2। तो HNO2 जब दिया हुआ है हमारे यहाँ पे ये N2 बन जाएगा। दिस इज डाइजोनियम सॉल्ट एंड N2+, राइट। अगर ये स्टेबल रखना चाहते हैं तो हमें 0 to 5 डिग्री मेंटेन करना पड़ेगा। तो जो 0 to 5 डिग्री दिया हुआ है सेल्सियस, तो ये बन गया A। अब A से फेनॉल जाना है, फेनॉल जाना है। ये सारे रिएक्शन हमारे एकदम किताब में छपा हुआ रिएक्शन है। हम इसमें पानी डाल देते हैं सिर्फ H2O, बिल्कुल ठीक है, और थोड़ा वार्म कर दे तो रिएक्शन विल बी फास्टर। बिना वार्म करके भी रिएक्शन हो जाता है। H2O डाल दे तो ये स्ट्रेट वे हमारा बन जाएगा फेनॉल। तो अगर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज X, देन X विल बी नथिंग बट H2O। और अगर क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज A विल बी द डाइजोनियम 1, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। बिल्कुल है। तो आपका आंसर है X is H2O and A is diazonium. Now the next question is very simple, जिसको रियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन अच्छे से पढ़ा हुआ होगा, उसके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान था। पूछता है, बोलता है वॉल्यूम का कंटेनर जो वो V है और उसके अंदर की एकदम फर्स्ट एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन बहुत, हाँ ये बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग ऐसा नहीं कराते क्योंकि हमें पता है अंडरस्टूड है, बच्चों से हो जाता है। बिकॉज PV को NRT यूज कर लेते हैं, बच्चे का क्वेश्चन बना लेते हैं। ये क्या बोलता है, कंटेनर का वॉल्यूम जो वो V है और हमारे पास तीन तरह के गैसेस हैं, राइट। तीन तरह के गैस हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2। तो हमारे पास तीन तरह के गैस है, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क तो इस बात से पड़ता है सब आइडियली बिहेव करेंगे, राइट। तो हमें आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकते हैं टोटल मोल के साथ। तो सबसे पहले हमें N टोटल निकालना पड़ेगा। व्हाट इज N टोटल? तो N टोटल इज नथिंग बट द मोल्स ऑफ O2, दैट इज 0.5। सर कैसे निकला? तो 16/32, बहुत ही सिंपल था। उसके बाद 44 ग्राम CO2 मतलब 1 मोल है, तो 1 एज इट इज यूज कर लेंगे बिकॉज ऑफ 44/44। कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलिकुलर मास होता है वो 44 होता है। और उसके बाद अगर मैं बात करूं N2 के बारे में, तो 28 ग्राम N2 है, मतलब 1 मोल है, राइट। तो इसका हम लोग 1 मोल यूज करेंगे। टोटल मोल हो गया तुम्हारा 2.5, नथिंग बट 5/2। अब अगर ये 5/2 आ चुका है तो हम क्या करेंगे, PV = NRT, राइट। सारे के सारे आइडियल गैस है, आइडियली बिहेव करेंगे। तो अपन क्या लिखेंगे, P की वैल्यू, हमें प्रेशर ही पूछ रहा था, हम P एज इट इज रख लेते हैं, NRT/V हो गया। तो NRT/V को यहाँ पे रख लो, N की वैल्यू 5/2 डाल दो, तो आ गया तुम्हारा 5/2 RT/V। इससे चिल्लर क्वेश्चन तो शायद मार्केट में पॉसिबल सॉल्व नहीं करने दिया, सिंपल, हाँ सॉल्व भी नहीं करने, भी आप कुछ करो, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। इससे आसान तो और कुछ आ ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता है। So the option comes out to be B. 5R2/B, that is B, और your answer is B. तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव Which hydride of group 15 has most reducing? इसमें कुछ बताना ही नहीं है, bismuth। बिस्मथ, सिंपल है, सिंपल क्वेश्चन, आंसर कम्स टू बी बिस्मथ। और कभी कभी क्वेश्चन आता, आई मीन हाइड्राइड की बात कर रहे हैं बेटा। अगर आपको थोड़ा सा नहीं समझ में आया क्यों सर ने ऐसा बोला, तो 1 मिनट के लिए मैं आपको बता दूं। हाइड्राइड के केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है हाइड्रोजन के और बिस्मथ के बीच का, वो सबसे ज्यादा होगा। तो बॉन्ड अगर बड़ा होगा तो तोड़ना आसान होगा, तो H+ का निकलना आसान है। और जब कभी कोई अपना हाइड्रोजन आयन दे रहा है तो मतलब सामने वाले को रिड्यूस कर रहा होगा, राइट। सो दैट इज व्हाई हाइड्राइड इज हैविंग, आई मीन बिस्मथ हाइड्राइड इज हैविंग सारे हाइड्राइड्स देखे हैं, लिथियम, एल्युमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दे आर ऑल रिड्यूसिंग एजेंट। तो जहां से भी H- निकलेगा इट विल बी रिड्यूसिंग एजेंट। और यहां से H- निकालना सबसे आसान होता है। सर ने अभी बताया कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है, तो H- कैन बी तोड़ना आसान। हां, H- कैन इजीली कम आउट। चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ओजोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब ये क्वेश्चन भी पिछले इसमें आया था, हुआ है, पिछले मेंस में था। ओजोन देखो, ओजोन बेसिकली टूट के क्या देता है, ऑक्सीजन एंड नेसेंट ऑक्सीजन, राइट। O2 and nascent oxygen. Correct. That nascent oxygen used as an oxidizing agent. Something like this. This is your नवजात ऑक्सीजन बेटा, Right. nascent oxygen. Nascent oxygen. So it will be acting as an oxidizing smoke. क्योंकि जो nascent oxygen है that will be using as a oxidation property दिखाएगा वो, Correct. ठीक है। तो oxidizing smoke का काम करेगा ये बहुत ही अनस्टेबल होता है बेटा, बहुत अनस्टेबल होता है। इस कारण से O3 को हम बहुत ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे भी ट्रीट करते हैं। और नॉट ओनली O3, ऐसे और भी एग्जांपल्स शायद अगले एग्जाम में आ जाए। HOCl है, इनसे भी नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकलता है, HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ब्लीचिंग पाउडर में कुछ ऐसा ही होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, एक और एग्जांपल है बहुत अच्छा इसका, H2O2 है ना। इससे भी क्या होता है, H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन होता है। ये सब नेसेंट ऑक्सीजन इतने पावरफुल होते हैं कि ये बहुत ही हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये सामने में जो मिलते हैं उनके साथ रिएक्शन कर लेते हैं। और नेचर में, एटमॉस्फेयर में भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। ओजोन के साथ जो नेसेंट ऑक्सीजन बाहर निकल रहे हैं, वो जो वहां पे पहुंचे हुए या मतलब जो भी चीजें वहां पर प्रेजेंट है उनको ऑक्सीडाइज करने में काफी हेल्प करते हैं। दैट इज वी कॉल इट एज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक। It is responsible for oxidizing smog and the answer comes out to be C. बिल्कुल।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। एंटीहिस्टामाइंस, ये भी एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से है। एंटीहिस्टामाइंस, ऑल ऑफ यू नो दैट इट इज यूज्ड फॉर एंटी एलर्जिक, ठीक है, एंटी एलर्जिक के लिए है। और हम अगर देख ले बाकी ऑप्शंस में कहीं पे भी एंटी एलर्जिक है ही नहीं, तो नहीं है। पहला ही ऑप्शन विल बी द आंसर। यस, Right. आंसर इज सो एंटीहिस्टामाइंस आर एंटी एलर्जिक। जब एलर्जी होता है ना, डॉक्टर सबसे पहले देता है एंटीहिस्टामाइंस, और वो मार्केट में अलग अलग दवाई के नाम से रहता है, ठीक है। तो एंटी एलर्जिक के लिए एंटीहिस्टामाइन यूज होता है, तो आंसर विल बी ए। करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन सर। Which of the vitamins are stored in the body? We know that vitamins are categorized into two types: fat soluble and water soluble. Water soluble तो निकल के चला जाएगा पानी के साथ, फैट soluble स्टोर होता है। A, D, E के आर फैट soluble, B and C आर वाटर soluble। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन हम देख लेते हैं, जो फैट soluble वाला है, दैट इज ऑप्शन बी, विटामिन ए एंड विटामिन डी। तो दिस टू आर स्टोर्ड इन द बॉडी, एंड जो वाटर soluble है वो निकल के चला जाता है, ठीक है। बिल्कुल तो द आंसर विल बी सिंपली बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, लास्ट ईयर भी, आई मीन लास्ट सेशन में भी आया था ये सेम ये क्वेश्चन। फेब वाले में भी आया था, थोड़ा डेटा चेंज मुझे से इतना याद आ रहा है, टेम्परेचर पूछा गया था, टेम्परेचर पूछा यहाँ पे गया था, घुमा data। के K K2 पूछ लिया गया है। तो सेम फॉर्मूला लगेगा, दैट वाज द फॉर्मूला ऑफ लॉग, आपको पता होगा। ऐसे आप लोग डिराइव डांस करते हैं आरएनए से क्वेश्चन से, क्या होता है बेटा, तो k की वैल्यू होती है a इंटू ई की पावर माइनस टी बाय आर टी, राइट। ये तुम्हारा आरएनए का इक्वेशन, जब इसी को हम लोग फर्दर सॉल्व करते हैं तो व्हाट वी गेट, log K2 by K1 is equals to, अगर अपन यहाँ पर पहले से 2.303 बेस 10 का रख लें तो यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, राइट। तो ये हो जाएगा तुम्हारा EA by R, राइट, इंटू 2.303, और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 1 by T1 माइनस 1 by T2। बस यही क्वेश्चन था, और इसमें कुछ सारे है ही वैल्यू नहीं। डाल देंगे। इसमें EA दिया हुआ है, हाँ एक चीज हाँ। ध्यान रखना है, किलो जूल दिया हुआ है, हाँ, तो इसको और हम change जब करना है। R लेंगे जूल में है तो उसको जूल में लेके जाना है, 10 to the power 3 कर दे। बिल्कुल बिल्कुल। तो K2 by K1 बेस का 10 हो गया, ये तुम्हारा EA का वैल्यू दे रखा है 11.48, इसको किलो जूल में है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा इसको 10 की पावर 3 से, और डिवाइड हो गया तुम्हारा 2.303 इंटू आर की वैल्यू 8.314 दे ही रखा है इन्होंने, तो ये यूज कर लो एज इट इज। 1 by T1 कितना बेटा, तो 200 है T1, तो 200 यूज कर लो। T2 कितना है 300, तो 300 यूज कर लो। जब इसको आप पूरा सॉल्व करोगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक K2 इक्वल्स टू K1 इंटू समथिंग, और जो ये वैल्यू आएगी 10 की पावर 0.99 के आसपास, That comes to वैल्यू about आती है 1, यस 0.99 can be treated as बिल्कुल 1, बिल्कुल। और K1 का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारे यहाँ 10 की पे, पावर माइनस 3 इंटू 10 की पावर 1 हो गया, तो ये आ जाएगा 10 की पावर माइनस 2। ऑल्दो इस क्वेश्चन के अंदर डेटा हो सकता है थोड़ा आगे पीछे हो, तो आंसर्स डिफरेंट जगह पे डिफरेंट मिल जाए आपको। जब तक एनटीए का नहीं आता ऑफिशियल आंसर की है ना क्वेश्चंस, तब तक हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन तरीका यही होगा। ऑल आर मेमोरी बेस्ड, स्टूडेंट के पास Yes. से हमें जो मिला है उसी को रख के हमने सॉल्व किया। यस, तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था, आराम से बन सकता था। हमने इस क्वेश्चन को बनाते समय लास्ट टाइम भी बहुत फोकस किया था इस फॉर्मूला के ऊपर, और हमने बोला भी था कि मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर, आई मीन नेक्स्ट सेशन में फिर से ऐसे क्वेश्चंस आए। सर आप तो पता ही चल गया सर कि अगले वाले पेपर क्या आने वाला है, और मुझे लगता है इसके ऊपर भी पक्का एक हाँ, क्वेश्चन होगा। इसके ऊपर ज्यादा फोकस दे रहे हैं। करेक्ट, इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आने वाला है बेटा, तो बी रेडी फॉर इट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। BCC यूनिट सेल, द एज लेंथ दिया हुआ है 27 एंगस्ट्रॉम, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेम यूनिट सेल इन FCC अरेंजमेंट। हमें BCC अरेंजमेंट में पता है √3a इक्वल टू 4r होता है, करेक्ट, ठीक है। सो फॉर BCC अरेंजमेंट 4r इक्वल टू √3a, ये एक इक्वेशन हुआ हमारा। और अगर वही सेम एटॉम से हमने बनाए हैं FCC, और FCC हमारा आ जाता है तुम्हारा 4r इज इक्वल टू √2a, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, BCC यूनिट लेंथ, द एज लेंथ इज 27 एंगस्ट्रॉम, तो यहाँ पे 27 एंगस्ट्रॉम हम लिख लेंगे। 4r इज इक्वल टू √3 इंटू 27 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और यहाँ से r के वैल्यू आ जाएगा, पुट द वैल्यू ऑफ r ओवर हियर, यहाँ से a का मैं वैल्यू कर देता हूँ आपकी मेहनत को थोड़ा आसान कर दो। 10 की पावर माइनस 10 यूज कर लो, अदरवाइज एंगस्ट्रॉम लिख लो, डिवाइड बाय 4, राइट। इस r को उठा के यहाँ पे रख दीजिए सर। ये r का वैल्यू हम यहाँ क्योंकि पे सेम एटम है तो r की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, Right. एटम सेम है तो a आ जाएगा 4 इंटू r बाई √2a, ठीक है। √2 सर, हाँ √2, ये तो जा चुका है। ये तो जा चुका है √2। अब ये r के वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे हम r के वैल्यू पुट करते ही इसके आंसर आ जाएगा, सही, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू r हो गया
3 into 27 27 एक्स्ट्रा तो सर समझ रहे? तो हमें आंसर आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4 4 4 कट जाता है √3 into 27 दैट कम्स टू बी नियर अबाउट हाँ √2 है तो √3 by √2 into 27 angstrom and it will come near about 33 angstrom करेक्ट तो ये भी बहुत ही आसान क्वेश्चन था दोनों को कंपेयर करके हम आसानी एक से आर निकल के दूसरे में पुट कर दे तो वहां से आंसर आ जाएगा हमारा नेक्स्ट के हमारे कौन सा पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ द सेम यूनिट सेल सेम यूनिट सेल एफसीसी में कितना होगा वो आ जाएगा मतलब ये हो गया हमारा ए ऑफ एफसीसी एफसीसी करेक्ट चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम व्हाट दे कैन डू दे कैन आस्क यू द मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बट दे डोंट आस्क यू द लॉजिकल क्वेश्चंस यू नो बहुत ही सिंपल ओनली दिस द क्वेश्चंस व्हिच आर ओनली फॉर्मूला बेस्ड करेक्ट इसके अलावा कुछ है ही नहीं फॉर्मूला में पुट करो आंसर आ जाएगा बिल्कुल आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था इसके अंदर आपको बस एसिड्स के फॉर्मूला याद होने चाहिए आपसे एक क्वेश्चन आराम से बन जाएगा सबसे पहला क्वेश्चन है हाइपोफॉस्फोरस एसिड का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट तो अगर आपको पता हो इसके बारे में तो इसका जो फॉर्मूला होता है अगर फॉर्मूला याद हो तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना बहुत ही आसान है ये है तुम्हारा H3PO2 अगर मैं इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं तो ये +1 पे जाएगा दूसरा है ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला होता है बेटा H3PO3 ये भी आपको शायद पता होगा अगर ये पता है तो बहुत सिंपल है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है मतलब इसका ये हो जाएगा उसके बाद आपको हाइपोफॉस्फोरिक एसिड तो इट इज H4P2O6 ये थोड़ा सा डिफरेंट था जो शायद बच्चों को नहीं पता होगा बट ऑड वन आउट करके आप ऑप्शन सिलेक्शन के थ्रू आंसर कर सकते थे बिकॉज आपको दो पता था तो H4P2O6 के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है P से P बनता है यहाँ पे डबल बॉन्ड हो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो अब बचे हुए 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास जाते हैं तो 3 ऑक्सीजन हाइड्रोजन के पास मैं भेज रहा हूँ ये हमने यहाँ पे 3 ऑक्सीजन को हाइड्रोजन के पास भेज दिया अब जैसे हम इसके अब ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो ऑब्वियसली 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड और 3 बॉन्ड हो गए 1 बॉन्ड 4 बॉन्ड तो ये +4 पे चला गया और ये भी +4 पे चला गया तो मतलब हमारा जो यहाँ पर इसके हिसाब से होगा वो होगा +4 और लास्ट है ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड जो बहुत ही सिंपल है मोस्टली बच्चों को पता होता है दैट इज क्या H3PO4 तो मेरा हो जाएगा +5 तो H3PO4 तो मोस्टली बच्चों को पता होता है ये तुम्हारा है H3PO तो मतलब इस क्वेश्चन से सर पता चलता है हाँ कि ऑक्सी एसिड्स का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछिए बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है बस यही चीज करना है कि सारे एसिड्स को एटलीस्ट पढ़ के जाना है स्ट्रक्चर एंड फॉर्मूला पता होना जरूरी है अगर आपको पता होगा तो आपसे एक क्वेश्चन बन जाएगा आंसर कुछ ऐसे आपके सामने लेके रखे हैं हमने चलिए तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन है एक स्ट्रक्चर था बाकी सब तो सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना था नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलता है AB2 प्लस बना रहा है और 2B माइनस बना रहा है ठीक है अल्फा दिया हुआ है 0.1 मोलालिटी इक्वल टू 10 मोल Kb दिया हुआ है हमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट चाहिए मतलब कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए अल्फा है तुम्हारा 0.1 मोलारिटी जो है वो 10 मोल है 10 मोल है 10 मोलर है बेसिकली और बेसिकली ये क्वेश्चन देखिए इतना पता चल रहा है कि इसमें ना वेंट ऑफ फैक्टर लगेगा यस सर क्योंकि यहाँ पे ये स्प्लिट हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल तो वेंट ऑफ फैक्टर हमें लगाना है तो हम सिंपल इसको इस तरीके से कर लेते हैं AB2 is giving A2 plus 2B minus ठीक है 5 मोल 0 0 1 माइनस अल्फा अल्फा 2 अल्फा तो ये हो गया एट इक्विलिब्रियम तो I क्या हो गया हमारा I हो गया 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा बाई 1 ठीक है तो दिस इज I तो यहां से हमारे क्या आ गया 1 प्लस 2 अल्फा अब हमें क्या पता है कौन सा फॉर्मूला पता है डेल्टा टीबी इक्वल टू I इंटू केबी इंटू एम तो डेल्टा टीबी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू I इंटू केबी इंटू एम एम इज द मोलालिटी अब सब कुछ दिया हुआ है ठीक है I के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे 1 प्लस 2 अल्फा केबी का वैल्यू दिया हुआ है केबी है 0.5 और मोलालिटी दिया हुआ है 0.5 इंटू 10 अब अल्फा गिवन 0.1 तो यहां से आ जाता है 1 प्लस 2 इंटू 0.1 0.5 इंटू 10 सॉल्व करेंगे इसको तो यू विल गेट 6 आई थिंक यहाँ से सब कुछ दिख रहा है कि यहाँ से 6 आ जाएगा तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट जो है डेल्टा टीबी दैट इज 6 ये मुझे लग रहा है सर इंटीजर टाइप में है बिल्कुल बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन हाँ सिंपल क्वेश्चन अच्छा एक और बात है बच्चों अगर आपको लेट सपोज इस तरह से करना नहीं आया एग्जाम हॉल में तो आपको एक फॉर्मूला याद कर लेना है डिसोसिएशन के लिए तो अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इनटू अल्फा सॉरी I इक्वल्स टू
I इक्वल्स टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। I यहाँ पे क्वांटम फैक्टर है, 1 तो 1 है, n है टोटल नंबर ऑफ आयन जो बन सकते हैं। तो इस AB2 के अंदर टोटल नंबर ऑफ आयन 2B बनेगा और 1 A बनेगा, तो 2 प्लस 3 हो गया। तो मैं वहां पे 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू अल्फा करूंगा, तो आई ऑल्सो गेट 1 प्लस 2 अल्फा, जो सर का यहाँ पर आया है। तो अपन चाहें तो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। सेम चीज आप डायरेक्ट फॉर्मूला से यूज कर सकते हो, या अगर इक्विलिब्रियम से कर सकते हो तो वो भी वैसे कर लो, लेकिन ये याद रखना ये बस डिसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन में फिर n की जगह 1/n हो जाता है, राइट। बस। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। इसका आंसर 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इससे चिल्लर कुछ नहीं हो सकता है। बॉन्ड एंगल ऑफ H2O इज 104.5 डिग्री, बिल्कुल करेक्ट बात है। इन H2O द लोन पेयर एंड लोन पेयर रिपल्सन राइट ओवरकम्स द बॉन्ड पेयर रिपल्सन। ऑब्वियसली बात है कि लोन पेयर हमारे पास दो लोन पेयर्स है वहां पर, आपको पता होगा। एक बात बताओ, हाँ, इस क्वेश्चन में कोई दिमाग लगाने की जरूरत कोई जरूरत नहीं है आपको। अगर पहला थोड़ा सा भी फैक्ट पता है तो आपसे ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो मतलब दोनों चीजें सही हैं, बोथ करेक्ट है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। आपको पता होगा H2O की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है, बॉन्ड एंगल होना चाहिए 109 डिग्री 28 सेकंड्स, लेकिन ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ बॉन्ड पेयर के साथ साथ वहां पे लोन पेयर्स भी 2 नंबर में प्रेजेंट हैं, दैट इज वाई जो एंगल है वो थोड़ा सा घट गया है। तो जो बी ऑप्शन है आपका स्टेटमेंट 2 है, वो उसी बात को जस्टिफाई कर रहा है। तो मतलब इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा, मतलब ऑप्शन ए इज करेक्ट, बी इज करेक्ट एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। राइट। और ये चीज तो एकदम उठा के दिया है अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी। हमें कहता है क्या है, लोन पेयर रिपल्शन मैक्सिमम, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन बॉन्ड पेयर। बिल्कुल। तो अब ऐसी बात है, यहाँ पे लोन पेयर जो रिपल्शन दिया हुआ है ओवरकम द बॉन्ड पेयर रिपल्शन, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन LP इज ग्रेटर देन LP BP ग्रेटर देन BP। ठीक है, बॉन्ड पेयर रिपल्शन। तो इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, सिंपल सी बॉन्ड एंगल ऑफ, अभी सर ने बताया 104.5 डिग्री होता है बिकॉज ड्यू टू द लोन पेयर रिपल्शन, बॉन्ड एंगल स्क्वीज हो जाता है ड्यू टू रिपल्शन। तो ये भी सही है, ये भी सही है। तो हमारे यहाँ पे तो वो ऑप्शन नहीं आया हमारे पास, लेकिन बोथ आर करेक्ट। जहां पे भी दिया रहेगा कि बोथ आर करेक्ट, वो होगा वो ऑप्शन। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट, सल्फर कैन बी रिमूव्ड बाय रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, स्मेल्टिंग, नन ऑफ दिस। अब इसमें बताने की मुझे नहीं लगता है जरूरत है, सारे बच्चे ही कर देगा। सल्फर कैन बी रिमूव्ड बाय रोस्टिंग, ठीक है। जब हम रोस्टिंग करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो जो सल्फर है सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल के चला जाता है, बाकी जो ओर है वो रह जाता है। ठीक है, सल्फर रोस्ट। और ये वैसे मेटल के ओर्स के लिए होता है जिसमें सल्फाइड कंटेंट्स हो, राइट। जैसे आयरन का सल्फाइड है, कॉपर का सल्फाइड है। तो इन लोगों को अगर हमें सल्फर को रिमूव करना है तो हमें इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन उसको रिएक्ट करा के सल्फर डाइऑक्साइड निकालना पड़ता है और तो ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, और फिर उसका हम रिडक्शन करते हैं ताकि हमें मेटल मिल जाए। और बेसिकली बच्चे को तो हम लोग 9-10 से पढ़ा रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। बिल्कुल, है ना। कैल्सिनेशन उस ओर के लिए करते हैं जहां पे कि ओर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, जैसे कि कार्बोनेट ओर्स। ठीक है, बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन, मुझे लगता है इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन मेटलर्जी से वी नॉट एक्सपेक्ट। क्वेश्चन आंसर कम्स आउट टू बी ए, रोस्टिंग। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सर। नेम ऑफ विटामिन B12। हाँ, ये क्वेश्चन दिखने में आसान लग रहा है, लेकिन अगर नहीं पढ़ के गए हो, अगर नहीं जानते हो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, ये स्पेसिफिकली पढ़ के जाना, इसके पीछे और कुछ है नहीं, तुम्हें रट के ही जाना है इस क्वेश्चन को। तो विटामिन B12 में जो रहता है वो होता है साइनोकोगुलामिन, तो दिस विल बी द आंसर। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत बच्चे अगले जो मेंस देने जाएंगे उसके लिए भी ये कह के जा रहा हूँ कि जो भी तुम्हारे ये केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है ना, इसमें ये विटामिन B12 क्या है, किससे बना हुआ है, कौन सा केमिकल है, ये सारे पढ़ के बढ़ जाना, क्या यूजेस हैं, क्योंकि यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और ये जानते हैं, जो क्वेश्चन पेपर सेट करते हैं ना, वो लोग ये जानते हैं कि बच्चे इसको निगलेक्ट करके जाते हैं। अरे यार ये चैप्टर, ये कौन सी बड़ी चैप्टर, और आयनिक कर लो, ठीक से आयनिक कर लो। देखो आयनिक का क्वेश्चन है ही नहीं, मुझे तो लग रहा है ना। लेकिन यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन उठा रहे हैं। तो बी सीरियस अबाउट दिस टॉपिक्स एंड गो थ्रू ऑल द थिंग्स। एंड यहाँ पर आयनिक का हमने मजाक नहीं बनाया, आयनिक 2-3 क्वेश्चंस हर साल रहते हैं, हो सकता है आपके आयनिक के 2-2 क्वेश्चंस आ जाएं, वो भी करके जाएं, लेकिन केमिस्ट्री एंड एवरीडे लाइफ को बिल्कुल इग्नोर ना करें बच्चों, उनको भी पढ़ें, क्योंकि इसमें ना क्वेश्चन कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आपको याद है तो राइट हो, तो एकदम कोई काट ही नहीं, सवाल ही नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। हीट एंड वर्क, आप बताओ, इससे अच्छा आसान कुछ नहीं हो सकता है। अब इसमें भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन, पाथ फंक्शन, राइट। तो ऐसे केस में बेटा इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है आपको पता होना चाहिए, है ना, जो उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, राइट। और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टी होती है जो मास पे डिपेंड नहीं करती, जैसे कि आपके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो मास फंक्शन नहीं है,
राइट। तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी तो हीट एंड वर्क, नहीं किसी हालत में नहीं हीट बढ़ता है, ऑब्वियसली वर्क एनर्जी बढ़ती है जब आपका मास इंक्रीमेंट होता है। वैसे केस में अपन बात कर रहे हैं स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से याद करने का तरीका है। स्टेट फंक्शन वो फंक्शन है जो बस स्टेट पे डिपेंड करता है, मतलब पॉइंट फंक्शन बोलते हैं इसको हम लोग, जो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ स्टेट move 1 करते से हैं। स्टेट 2 तो बीच में किस रास्ता को फॉलो किया आपने उससे नहीं, फर्क doesn't पड़ता matter, doesn't नहीं matter, है, doesn't ठीक है। matter. तो इसलिए हम लोग स्टेट फंक्शन, वर्क तो बिल्कुल भी नहीं है, आपको पता होगा वर्क इज अ पाथ फंक्शन, ये बहुत ही फेमस स्टेटमेंट है, वर्क इज अ पाथ फंक्शन, दैट इज व्हाई वी डोंट डिफाइन डेल्टा डब्ल्यू, व्हाट वी डिफाइन ऑलवेज W1 to 2। अपन ऐसा लिखते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ वी आर नॉट हैविंग द ओनली स्टेट डिपेंडेंसी, वी आल्सो हैव द पाथ डिपेंडेंसी। नाउ द लास्ट ऑप्शन इट बिकम्स लाइक पाथ फंक्शन, तो आंसर इज पाथ फंक्शन। सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल बहुत ही आसान तरीके से एकदम सेट किया किताब गया। के सबसे पहले जहाँ पे हम लोग डिफाइन करते हैं स्टेट Correct. फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन क्या है, वहीं पे ये दोनों चीज लिखा रहता है। लिखते हैं। ठीक है, तो ये भी आसान क्वेश्चन था सर। चले नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स। सेम क्वेश्चन था, उससे वही हाइड्राइड के ऊपर ही क्वेश्चन था, और मैंने वही स्टेटमेंट दिया था वहां पर भी, आज भी यहाँ वही स्टेटमेंट यहाँ भी दूंगा। सर एक चीज हाइड्राइड देखो, की स्टेबिलिटी दो ग्रुप पूछ लिया, हाँ 15 बिल्कुल बिस्मथ वाले बिस्मथ वाले और यहाँ पे 16 और सेम आंसर दोनों का है। हाइड्राइड के केस में आपको बॉन्ड लेंथ पे ही कुछ डिपेंडेंसी होती है, तो आपके पास इस केस में जो छोटा बॉन्ड होगा उसको तोड़ना मुश्किल होगा, जो बड़े बॉन्ड को तोड़ना आसान होगा। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा कुछ, राइट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 6.5 मोलल सॉल्यूशन KOH डेंसिटी 1.89 ग्राम पर सीसी, मोलारिटी पूछा है। यस, तो एक ना बहुत कन्वर्टिंग फॉर्मूला है जो हम तुम्हें बता रहे हैं, इसमें अगर पुट कर दोगे तो ज्यादा दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। सो दैट फॉर्मूला इज मोलालिटी, अगर हम, दिस इज द कन्वर्टिंग फॉर्मूला, मोलालिटी टू मोलारिटी एंड वाइस वर्सा। तो मोलालिटी अगर हमें, मोलालिटी इज इक्वल टू 1000 into molarity, this capital M stands for molarity, small m stands for molality, 1000 T minus MW into molarity. This MW is the molecular weight, molar mass of the substance given. ये फॉर्मूला में अगर हम पुट कर देते हैं ना तो आसानी से आ जाएगा। अब देखो क्या क्या दिया हुआ है। मोलारिटी दिया हुआ है हमें 6.5, ठीक है, 6.5 इक्वल टू 1000, मोलारिटी निकालना है, m रख दो, 1000 इनटू डेंसिटी दिया हुआ है हमें 1.89 माइनस मोलर मास ऑफ KOH 39 और 140, 40 और 16 56 इनटू मोलारिटी। सर अब बच्चों को सॉल्व करने के लिए छोड़ दो, बस अब बच्चे को सॉल्व कर दो, यहाँ से m निकाल लो, राइट। यू विल बी गेटिंग इट इन टर्म्स ऑफ मोलारिटी। और तो इसका आंसर क्या है सर वो बता दो एक बार। 9.000 के बाद 2 आता है, तो अपन आंसर क्या आंसर लेंगे लेंगे? 9। मुझे लग रहा है ये भी इंटीजर टाइप का है। इंटीजर टाइप है, और अगेन ये सब कुछ फैक्चुअल है बच्चों, हमें मतलब सॉरी फैक्चुअल बोलता हूँ, ये मेमोरी बेस्ड है। हो सकता है कि ये डेटा थोड़े डिफरेंट हो, आंसर 9 की जगह 10 आ रहा होगा, देखो लेकिन जब हमने सॉल्व किया ना सर, तो मुझे लग रहा था इन्होंने 9 ही सेट करा हुआ है, 9 ही से। क्योंकि इस तरह से 9.002 आने का तो मतलब वही है, 9 ही सेट कर रहे हैं इन्होंने। और पता है इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो अलग तरीके से, ये डेंसिटी निकाल के ये करके करके, बट इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग। अगर ये फॉर्मूला याद रखते हो तो हो conversion जाएगा। फॉर्मूला, तो बहुत फास्ट हो जाएगा तुम्हारे लिए, ठीक है। तो आंसर इज 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। बहुत ही चिल्लर क्वेश्चन है, लास्ट ईयर भी, आई मीन लास्ट सेशन में भी आया था ऐसा ही क्वेश्चन। प्रोसेस के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं, और जनरली H2SO4, अमोनिया, नाइट्रिक एसिड, उसके बाद तुमको एक दो और भी है, कोबाल्ट का, निकल का, इन सब का आजकल बहुत ये ही भी फेमस नहीं पूछा है कि हैवर्स प्रोसेस में तुम क्या रिएक्शन से स्टार्ट करोगे, करेक्ट करेक्ट, किसके लिए है। इससे आसान क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। अगर कोई पूछ लेता कॉन्टैक्ट प्रोसेस के इनिशियल स्टार्टिंग रिएजेंट क्या है, हैवर्स प्रोसेस की तो भी starting अपन reagent सोच क्या सकते थे एक है, बार, हाँ। लेकिन यहाँ पे तो नाम से ही पता चल रहा है कि बचपन से ही हैवर्स प्रोसेस बोले आ रहे हैं। बोले आ रहे हैं लोग, करेक्ट है। और अमोनिया जहां भी फॉर्म होता है, मोस्ट केसेस में बच्चे बोल ही देते हैं हैवर्स हैवर्स प्रोसेस। प्रोसेस। टीचर पढ़ाते पढ़ाते 5 बार हैवर्स प्रोसेस बोल जाता है। तो सर हम किसको मार्क करें, पहले वाला? तो एक का तो सर हो गया आपका अमोनिया, ये हो गया कॉन्टैक्ट का, हो गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस जानते ही हो, H2SO4 सिंथेसिस के लिए कॉन्टैक्ट प्रोसेस होता है, जहाँ पे हम एक कैटलिस्ट यूज करते हैं, वेनाडियम पेंटॉक्साइड, V2O5, ठीक है। सो द कॉन्टैक्ट प्रोसेस फॉर H2SO4 सिंथेसिस। पोस्टवाल प्रोसेस आपका बहुत ही फेमस है, नाइट्रिक एसिड, प्रिपरेशन के टाइम ही चले जाओगे तुम ओस्टवाल प्रोसेस पे। सो दिस कम्स फॉर ओस्टवाल प्रोसेस। और एक ही बचा है सर बेयर्स, तो बेयर्स प्रोसेस एल्यूमिना के लिए है हमारे, इन द बॉक्साइट जो होता है हमारे। तो योर आंसर इज कम्स टू बी A2B1C4D3
तो बहुत ही सिंपल था। अगेन अगर आपको लेट सपोज एक नहीं पता होगा या दो नहीं पता होगा तो आपके पास अगेन ऑप्शंस ऐसे होंगे जो ऑड वन आउट हो जाएगा और आप आराम से आंसर्स कर सकते हैं। सर देखो इसमें मेरे को जो लग रहा है ना, हम्म, बच्चे यहाँ पे अटक जाता है थोड़ा बहुत, बिल्कुल, थोड़ा बाकी ये तीनों जानते हैं। अगर ये तीनों हो गया, एक्स्ट्रा तो कोई नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। हाँ। तो मतलब फोर्थ वाला तो यही जाएगा। अगर एक्स्ट्रा दे देते तब सोचते कि इन दोनों में कौन सा होगा। करेक्ट करेक्ट। राइट। तो इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का सेशन बच्चों। इस तरह से ही हमारे साथ जुड़े रहें और जिनेडू को बहुत सारा प्यार दें हम लोग, ताकि हर तरह के वीडियो सोल्यूशन आपके लिए बनाएं और साथ में जितने भी एग्जाम अपडेट्स हैं, एग्जाम के लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, कोई ऐसा कंसेप्ट है या फिर कॉलेज कैसे मिलने वाले हैं किस परसेंटाइल के साथ, वो सारा कुछ हम लोग बताने वाले हैं आपको। तो इसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा, हमें हमारे सारे वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा और साथ में बहुत सारा कमेंट के थ्रू आप प्यार भी हमें दे सकते हैं, हम लोग माइंड नहीं करेंगे। बिल्कुल। चले सर, फिर अभी अगले वाला भी आने वाला है। आप लोग यहीं पे रुको, हम लोग आते हैं सोल्यूशन लेके थोड़ी देर बाद, सोल्यूशन लेके। चलो बेल आइकन दबा देना, हम लोग पता चलेगा नोटिफिकेशन आ जाएगा तो। ओके ठीक है बच्चों, बाय।